अपने स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट के इन दो मिलाडों की तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। अभी हाल ही में इनके सामने पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी और ईडी के ऊपर बंगाल पुलिस की एफआईआर का मामला पहुंचा था। इन दोनों लोगों ने उस पर सुनवाई किया और बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए नोटिस वगैरह जारी कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है जो मैं अलग से इस मामले पर वीडियो कर रहा हूं और कल की इस वीडियो में आज की इस वीडियो की चर्चा कर चुका हूं। आखिर ऐसा क्या है कि बात करनी जरूरी है? तो अपने स्क्रीन पर अब एक बार पत्रकार सौरभ दास का ये ट्वीट देखिए। जैसे ही खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल वाले मामलों की सुनवाई करने जा रहा है और ये सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ करेगी, तो सौरभ दास ने 3 शब्द लिखे और तीनों शब्द एक ही हैं। इन्होंने लिखा बेंच बेंच बेंच। अब जरा याद करिए, मैं पिछले कई साल से दोहरा रहा हूं कि देश की सर्वोच्च अदालत का हाल ये हो गया है कि जब भी राजनीतिक मामला वहां पहुंचता है और बेंच निर्धारित होती है तो जज का नाम सुनते ही सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर लोग फैसले का अनुमान लगा लेते हैं। यानी कौन सा जज किस मामले में क्या फैसला देगा ये लोग पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं। सौरभ दास ने इस ट्वीट में भले ही खुलकर कुछ लिखा ना हो, लेकिन उनका इशारा साफ है कि बंगाल वाले मामले में जो बेंच सुनवाई करने जा रही है उस पर ध्यान दिया जाए। वैसे ये ट्वीट सुनवाई से पहले का ही है और मैंने तुरंत इसे देख लिया था, फिर भी थोड़ा इंतजार किया कि देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से निकलता क्या है, और सच में निकला वही जिसका अनुमान और आशंका लोगों ने पहले ही जता दिया था। और यहीं से मेरे दिमाग में आया कि सौरभ दास ने बेंच 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 क्यों लिखा, और जैसे ही मैंने जजों का नाम पढ़ा मुझे मेरे भी सवाल का जवाब मिल गया। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही मैंने पूछा था कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 56 जजों को सुपरसीड करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया, ऐसी कौन सी विशेष काबिलियत उनके भीतर है? तो शायद उसका जवाब भी मिल गया है। वहीं जब दूसरे जज के बारे में हमने खंगालना शुरू किया तो उनकी कहानी भी लगभग वैसे ही निकली, विशेष काबिलियत वाली। तो इन दोनों कहानियों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर साथ ही बात केंचुआ की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब काबिलियत की बात आती है तो अपने ज्ञानेश टॉप कर जाते हैं। एक बार फिर से बंगाल के मामले में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बड़ी जोरदार कहानी प्रस्तुत किया है और इस कहानी में ज्ञानेश कुमार एक बार फिर से टॉप कर रहे हैं। जी हां, केंचुआ कथित रूप से ऐसा सिस्टम तैयार कर चुका है कि कल को इनके खिलाफ आप उंगली भी नहीं उठा पाएंगे और कार्रवाई की मांग करना तो भूलिए जाइए, क्योंकि भारत का लोकतंत्र अब व्हाट्सएप पर चलने लगा है और इसको चला रहे हैं ज्ञानेश कुमार, वही जो गुजराती जोड़ी के बहुत दुलारे हैं, लाडले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है, उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया और उसके लपड़ झंडिस पैदा किए गए हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपैक नाम की एक एजेंसी है जो अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ पॉलिटिकल कैंपेनिंग की स्ट्रेटजी बनाती है। यही कंपनी आजकल तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर रही है। इस कंपनी के ऑफिस और निदेशक के घर पर 8 जनवरी को ईडी ने छापेमारी किया और इसकी जानकारी जैसे ही ममता बनर्जी को लगी वो अपने लाव लश्कर के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी का डेटा अमित शाह ईडी के माध्यम से चोरी करवा रहे हैं। फिर क्या था, बंगाल की पुलिस ने मोदी शाह की एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। ईडी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और आरोप लगाया कि राज्य की सरकार और पुलिस ने हमारी जांच में रुकावट डाला है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यानी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली ने कहा कि राज्य की एजेंसियों द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्य में हस्तक्षेप करना बहुत गंभीर मामला है। अगर यह मामला फिक्स नहीं किया गया तो राज्य में कानून व्यवस्था का संकट पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में औद्योगिक सुरक्षा आयोग और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच और अन्य एजेंसियों द्वारा उसमें हस्तक्षेप से संबंधित एक गंभीर मुद्दा है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अस्थायी रोक लगा दिया। साथ ही साथ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर दी। ईडी का कहना है कि हम वहां कोल स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करने गए थे और इसी दौरान ममता बनर्जी कथित रूप से कमरे में पहुंची, कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ लेकर चली गई। ईडी का दावा है कि सबूत प्रभावित हुए हैं ममता बनर्जी के इस एक्शन से, जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी के कैंडिडेट और तमाम तरीके के डेटा को अमित शाह ईडी के माध्यम से चोरी करवा रहे थे ताकि चुनाव में टीएमसी का गणित खराब करके अपनी गणित सेट कर सकें। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना था कि ईडी के कर्मचारियों ने अपनी सीमा से बाहर जाकर काम किया। आईपैक के डॉक्यूमेंट्स राजनीतिक चुनाव रणनीति से जुड़ा मामला है और ईडी ने जो कार्रवाई किया वो राजनीतिक रूप से प्रेरित है। सब कुछ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आईपैक परिसर से सभी सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखा जाए। अब आगे 3
3 फरवरी 2026 को सुनवाई होगी। यानी अब तक इस मामले में 2-3 चीजें सामने आई। पहला तो ये कि अन्य विपक्ष की तुलना में ममता बनर्जी ने अमित शाह की एजेंसियों को ज्यादा करारा जवाब दिया है, और ये बात इसलिए कही जानी चाहिए क्योंकि ईडी सीबीआई का कैसा कथित दुरुपयोग पिछले 1 दशक में हुआ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी होना चाहिए कि क्या वहां बैठे मिलार्डों के पास इस तरह की खबरें नहीं पहुंचती हैं क्या? देखिए, जहां भी चुनाव होता है वहां ईडी फाइल खोल के बैठ जाती है। यही काम महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, झारखंड में हुआ, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी, हर जगह। आखिर चुनाव से पहले ही ईडी को अपना काम याद क्यों आता है और चुनाव के बाद सारा काम ठंडे बस्ते में क्यों चला जाता है? अभी चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में ईडी एक्टिव हुई है, मगर इससे पहले तमाम राज्यों में चुनाव से ठीक पहले ईडी यही सब कर चुकी है जो पश्चिम बंगाल में कर रही है, और चुनाव के बाद तमाम मामले ठंडे हो जाते हैं। समझने वाली बात यह भी है कि हर बार निशाना विपक्षी पार्टियां ही होती है। भाजपा बिरले कभी निशाने पर आती हो और उसमें भी आरोप लगता है कि मामला भीतरघात का है। तो मूल सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को पलट के ईडी से ये सारे सवाल नहीं करने चाहिए थे और ईडी की कार्रवाइयों पर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं मांगना चाहिए? केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि छापेमारी के दौरान कुछ आपत्तिजनक चीजें मौजूद थीं, मगर बंगाल की मुख्यमंत्री, डीजीपी और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पहुंची, कार्यालय में जबरदस्ती घुसी और फाइलें तथा अन्य चीजें उठाकर लेके चली गईं। मेरी राय में यह सरासर चोरी है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो इससे अधिकारियों का मनोबल गिरेगा, तो वो हतोत्साहित हो जाएंगे। मगर सवाल यह है कि ईडी के इतिहास को भला सुप्रीम कोर्ट नजरअंदाज कैसे कर सकता है? सवाल यह भी है कि क्या ये ईडी के अधिकारियों को शक्ति देने का प्रयास है केंद्र सरकार द्वारा? क्योंकि कथित रूप से अगर ऐसे ही राजनीतिक छापों को रोकने के लिए अन्य विपक्षी दलों की सरकारें पुलिसिया एफआईआर करवाने लग गई तो फिर ईडी के अधिकारी भी गलत करने से डरेंगे क्या? उनके डर को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? सवाल ये भी है कि कैसे प्रथम दृष्टया ईडी की सारी बातें मान ली जाती हैं, स्वीकार कर ली जाती हैं और विपक्ष के लोग मुंह देखते रह जाते हैं। ये तो विशेष बात हो गई, और विशेष बात करने के लिए विशेष काबिलियत होनी चाहिए। तभी याद आता है पत्रकार सौरभ दास का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा बेंच बेंच बेंच, यानी बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच सुनवाई करने जा रही है उस बेंच में जो जज लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। फिर क्या था, हमने ध्यान दे दिया। इस बेंच में पहला नाम है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का। जब हम इनकी नियुक्ति की डायरी खोलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि ये भी विशेष काबिलियत वाले हैं, क्योंकि जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया तो आप सबको पता है कि वरिष्ठता क्रम में बनाया जाता है, और उस वरिष्ठता क्रम में इनका नंबर 21वां था, यानी 20 लोग इनसे सीनियर थे, मगर फिर भी इनको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट लाया गया और कहा गया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कोई प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, इसलिए इनको लाना जरूरी है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, जो कि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा से वरिष्ठ थे, वो भी छत्तीसगढ़ से ही थे, मगर उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाया गया। बुलाया गया किसे? प्रशांत कुमार मिश्रा जी को। यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें सबसे सीनियर उस वक्त के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, उन्होंने जो छत्तीसगढ़ वाला बहाना दिया कथित रूप से, वो भी गलत निकला। पहले तो मिश्रा जी से सीनियर 20 जजों को सुपरसीड किया गया, ये कह के कि छत्तीसगढ़ से कोई होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ से भी जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर संबंधित थे, मगर उनको भी किनारे करके जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। साल 2023 में इन्हीं के साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन को भी सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में आगे बढ़ाया गया। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछले दिनों इन्होंने भी अमृतकाल वाला फैसला दिया था, तब हमने इनके बारे में भी बताया था कि वकील से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जज बहुत कम संख्या में ऐतिहासिक रूप से लोग बनते हैं, मगर विश्वनाथन जी को बनाया गया। विशेष काबिलियत। बहरहाल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की विशेष काबिलियत को आपने देख लिया, अब जस्टिस पंचोली को देखिए। इनके मामले में तो हमने हाल ही में कुछ महीने पहले ही विस्तार से बताया था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में आए और पंचोली साहब का मामला और भी ज्यादा विवादास्पद रहा, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट बुलाने के मामले में जस्टिस नागरत्ना ने विरोध किया, क्योंकि पंचोली साहब से सीनियर 56 जज इस देश में बैठ के टुकुर टुकुर मुंह ताक रहे थे और इन्हें पटना हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिया गया। अब आप सोचिए कि इनके भीतर कितनी विशेष काबिलियत होगी। इनका जुड़ाव गुजरात से भी रहा है, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, सिर्फ सवाल है कि आखिर इनके भीतर ऐसी कौन सी विशेष काबिलियत थी जो देश के 56 जज जो इनसे सीनियर थे उन्हें किनारे करके इनको सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया और आनन फानन में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। ये सवाल मैं कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन इस बार सवाल का जवाब भी मिल गया। शायद वो विशेष काबिलियत यही है जो पश्चिम बंगाल के मामले में निकली है। शायद सौरभ दास का इशारा यही था कि बेंच 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 को देखिए, बेंच में शामिल लोग और उनका नाम फैसले का अनुमान लगाने के लिए काफी हैं, और देखिए अनुमान एकदम सही निकला। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जब 56 सीनियर जजों को सुपरसीड करके एक व्यक्ति को यानी जस्टिस पंचोली को पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है, तब 56 लोग मुंह पे ताला लगा के बैठ जाते हैं। सवाल यह है कि जो अपने अधिकार और अपने हक के लिए नहीं बोल सकते, विरोध नहीं कर सकते,
सकते, सामने नहीं आ सकते, वो दूसरों को न्याय किस रूप में देते होंगे। तो कुल मिलाकर मिश्रा जी से वरिष्ठ 20 जज और पंचोली साहब से वरिष्ठ 56 जज वो करने की काबिलियत शायद नहीं रखते थे जो इन लोगों ने किया है, या ये कर सकते हैं अमृतकाल के लिए। अब एक संवैधानिक संस्था का अमृतकाल आपने देख लिया, दूसरी का भी देख लीजिए। दूसरा है चुनाव आयोग यानी केंचुआ। इसने तो हर दिन नया रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बड़ा जोरदार मामला निकाला है। एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाइए। नितिन सेठी और आयुषी कर ने केंचुआ का पूरा काम कर दिया है, यानी कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। इनके रिपोर्ट से पता चलता है कि अब देश का चुनाव आयोग ऑफिशियल नोटिस के बजाय व्हाट्सएप पर मैसेज भेज भेज के काम करवा रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर से जुड़े आदेश औपचारिक नोटिस के बजाय व्हाट्सएप के जरिए अपने अधिकारियों को भेजा है और लगातार भेज रहे हैं। इसकी पुष्टि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी स्वतंत्र जांच में किया है। और समझने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग जो लिखित आदेश दे रहा है, यानी पब्लिक डोमेन में जो है, व्हाट्सएप वाला मैसेज उसके खिलाफ है। यानी लिखित में आदेश कुछ और है, नियम कुछ और होते हैं, और बाद में व्हाट्सएप पर कुछ और आदेश, कुछ और नियम लिख दिए जाते हैं। यानी लिखित वाला खाली लिखित है, खाली लिखित है, और काम करना है व्हाट्सएप वाले के हिसाब से। ये रिपोर्ट बता रही है कि व्हाट्सएप मैसेज ने एसआईआर की प्रक्रिया को ही बदल दिया और अधिकारियों को अघोषित नियमों पर काम करने के लिए मजबूर किया। आपने वो फिल्मी सीन तो देखा ही होगा, जब कोनो नेता या बड़ा अधिकारी अपने जूनियर से कोई अवैध या गलत काम करने के लिए कहता है, दबाव बनाता है, तो जूनियर धीरे से कह देता है कि साहब यही बात लिखित में दे दीजिए, तो साहब के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अवैध काम के लिए, गलत काम के लिए लिखित में आदेश नहीं दे सकते, खुद फंस जाएंगे। सवाल यह है कि क्या वही काम केंचुआ भी कर रहा है? लिखित में जो आदेश है वो एकदम नियमित होंगे, कानूनी तौर पर सही होंगे, और फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के कहा जाता है कि लिखित नियम को छोड़ो, इस पर ध्यान दो, इस तरह से काम करो। इसके खिलाफ टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। सांसद डेरेक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की, केंचुआ को नोटिस भी जारी हुआ। व्हाट्सएप वाले खेल को लेकर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने राज्य के कई अधिकारियों और चुनाव आयोग में एक सूत्र से जानकारी भी जुटाई, तो पता चला कि बात एकदम सही है। 2 अधिकारियों ने तो पूरा मैसेज में दिखा दिया कि देखिए इस तरह से मैसेज आ रहा है, और मैसेज भेज के हमको मैसेज के हिसाब से काम करने के लिए बोला जा रहा है। और तीसरे ने भी इसकी पुष्टि की। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप ऑर्डर में ही प्राइमरी रजिस्ट्रेशन यानी इन्यूमरेशन की आखिरी तारीख को पहले ही खत्म कर दिया गया। यानी बिना लिखित आदेश के व्हाट्सएप पर मिले मैसेज के जरिए इतना बड़ा फैसला हो गया, जबकि आधिकारिक नियम के हिसाब से जो तारीख तय थी वो आगे तक थी। और सुनिए, व्हाट्सएप पर आदेश देकर कहा गया कि अधिकारी 3 बार घर विजिट करें और जल्दी जल्दी कर लें। साथ ही साथ आधिकारिक डेडलाइन से पहले ही वोटर्स को अनुपस्थित घोषित कर दें, यानी उनका नाम काट दिया जाए अनुपस्थित बता करके। यानी लिखित में आदेश कुछ और होता है, व्हाट्सएप पर आदेश कुछ और आता है। लिखित आदेश दिखाने के लिए, व्हाट्सएप का आदेश काम करने के लिए। इतना ही नहीं, लिखित में आदेश था कि अगर कोई वोटर गलती से हट जाए तो डेटाबेस में रोल बैक ऑप्शन होगा, लेकिन यह सुविधा कभी भी लागू नहीं हुई। यानी गलती से अगर कोई हट गया, किसी का नाम कट गया, तो फिर नाम और काम दोनों खत्म, समझिए। रोल बैक ऑप्शन का कोई सिस्टम नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि सरकारी नियम यह होता है कि सभी आदेश और निर्देश औपचारिक रिकॉर्ड और फाइलिंग सिस्टम में दर्ज होने चाहिए, जरूरी है, तथा व्हाट्सएप पर दिया गया आदेश इन नियमों का उल्लंघन है। अब समझने वाली बात यह है कि केंचुआ और पश्चिम बंगाल के सीईओ से जब इस बारे में पूछा गया तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। इस पूरे व्हाट्सएप खेल ने एक बार फिर से एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता को खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग का काम है कि हर चरण के नियम को सार्वजनिक करे, यानी देश को बताए। अब सोचिए कि जहां लाखों करोड़ों वोट काटे जा रहे हैं, वहां पर इतनी भयंकर कथित घपलेबाजी सामने आ रही है। एसआईआर को अभूतपूर्व बताने वाला केंचुआ दर्जनों ऑपरेशनल आदेश सार्वजनिक नहीं करता है और पूरी तरह से एक ब्लैक बॉक्स बना चुका है। ऐसे ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं जिनका कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। सवाल यह है कि क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई पलट के पूछने न लगे, सवाल न करने लगे। ये रिपोर्ट बता रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आदेश दिए गए, जिसमें पश्चिम बंगाल के सीईओ और जिला चुनाव अधिकारी भी शामिल हैं। इस ग्रुप से मैनुअल और लिखित नियमों से आगे निकलकर काम करने वाले निर्देश आए थे, यानी लिखकर कुछ और दिया, रिकॉर्ड में कुछ और है, और व्हाट्सएप पर कुछ और करने का निर्देश। यहां समझने वाली बात एक और है कि हाल ही में केंचुआ ने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए सिर्फ 2 राज्यों में 3,66,00,000 वोटरों को संदिग्ध घोषित कर दिया गया। जबकि इससे पहले वही केंचुआ सुप्रीम कोर्ट में कह चुका था कि हम मशीन का प्रयोग करके, यानी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके वोटरों को पहचानने का काम नहीं कर सकते। व्हाट्सएप गलती कर सकता है। केंचुआ ने अपने ही सॉफ्टवेयर को खराब बता दिया, गड़बड़ बताया, और फिर चुपके से एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी करने लगा। यानी एक बार छुप के छुपा के प्रयोग नहीं करता है, दूसरी बार छुप छुपा के प्रयोग करने लगता है। जब चाहे अपनी मर्जी से केंचुआ नियम बदल देता है और किसी को कुछ अता पता नहीं चलता। चर्चा यह भी निकल पड़ी है कि पश्चिम बंगाल के अलावा 11 अन्य राज्यों में भी एसआईआर चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर बड़े स्तर पर औपचारिक और विस्तृत निर्देश सार्वजनिक नहीं किए गए, यानी पश्चिम बंगाल टारगेट पर है। वैसे हमने पहले भी आपको बताया कि इतना भयंकर अमृतकाल लगने के बाद भी पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य ही हैं जहां पर भाजपा की सत्ता नहीं आ पाई। पहले दिल्ली भी था, मगर अब दिल्ली लपेटे में आ चुका है। सवाल यह है कि
क्या इन सब का कोई लिंक है? सवाल ये भी है कि व्हाट्सएप वाले आदेश के हिसाब से यदि किसी वोटर का वोटिंग राइट छीन लिया गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मगर कुल मिलाकर आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब देश का मालिक खुद को गुलाम समझ ले तो नौकर ऐसे ही सिर पे चढ़ के डांस करता है। और ये बात आप लोग अपने घर में ही लागू करके देख लीजिए। एक बार अपने नौकर को सर पे चढ़ाइए, इसके बाद वो आपको उल्टे नौकर न बना दे तो कहिए। तो लोकतंत्र में जब जनता खुद को नागरिक और मालिक की जगह प्रजा समझने लगती है तो जनता का सेवक ऐसे ही राजा बन जाता है, और राजा बनते ही धीरे धीरे तानाशाह भी बन जाता है। बाकी आप सभी को ये कथित तानाशाही वाया डेमोक्रेसी एक बार फिर से मुबारक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।